दोस्तों वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। गलती करो, गलतियां करो, पर एक जैसी गलती बार बार मत करो। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, कई साल पहले हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, कहीं किसी का कोटेशन था, कहीं लिखा हुआ था। आज मुझे अचानक से वो बात याद आ गई। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ वो समझ लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, लेकिन इसको पूरा सुनिएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं पूरा सुनिएगा? आपकी एक गलती, आपकी एक अनदेखी या आपका एक इग्नोरेंस आपके ओबीसी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन खत्म कर सकता है, या तो सरकारी नौकरी पाने का जो आपका सपना है, गवर्नमेंट जॉब पाने का जो आपका ख्वाब है, उसको चकनाचूर कर सकता है, निस्तो नाबूद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों हमारे अंडमान गवर्नमेंट की तरफ से जो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है हमें, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से है, उसका थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को उठाकर देखें, अगर इस वीडियो को देखते वक्त भी उठाकर देख लें तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर आप उठा के देखो तो उसमें 3 पैरा दिए हुए हैं और उसमें थोड़े डिटेल दिए हुए हैं। सबसे पहले पैरा में आप देखना क्या डिटेल है। उसमें आपका नाम लिखा है, आपके फादर्स का नाम लिखा है, कौन से तहसील से आप बिलोंग करते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, और उसके साथ में बताया गया है कि बाकी फर्दर डिटेल आपके कौन कौन से हैं करके। ठीक है। सेकंड पैरा में आप आओगे तो उसमें बताया गया है कि सेंट्रल जो लिस्ट इशू करता है उसमें आपकी कम्युनिटी है या नहीं। अगर आपकी कम्युनिटी है तो आप ओबीसी के कैटेगरी में आ जाते हो, वो मेंशन है। ये तो आम बात है, ये तो लिखा हुआ है, सबको पता है, सब लोग पढ़ते भी हैं, क्लियर है। जो तीसरा पैरा दिया हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही आज हमारा टॉपिक है। तीसरा पैरा अगर आप रीड करो, थोड़ा सा पढ़ के उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें कुछ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिया है, ओएम नंबर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक ओएम नंबर इशू हुआ है। उसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 36012/22/93 जो 8 सितंबर 1993 में इशू किया गया है। ये पहला ऑफिस मेमोरेंडम नंबर हो गया। ये सेंटेंस दिया गया है कि इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया, इसको बदल दिया गया है। अगला ओएम नंबर इशू किया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इशू किया गया है, वो कौन सा है? 36033/3 2004। ठीक है, जो 9 मार्च 2004 में इशू किया गया है। ये दोनों नंबर क्लियर है। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि ये 2 ओएम नंबर क्यों दिए हैं? इसका मतलब क्या है? ये आपके ओबीसी में क्यों लगाए गए हैं? तो मेरे दोस्तों ये बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ऊपर के जो डिटेल दिए गए थे, जो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऊपर के डिटेल ने बता दिया कि आप ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बताने वाला जो क्राइटेरिया होगा वो तीसरा ये ओएम नंबर बताएगा। इसी के बारे में आज हम खुलासा करेंगे, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसी में हम जानेंगे कि ये ओएम नंबर जो अभी लिखा हुआ है वो कितना सही है, और इसका होना हमारे ओबीसी में फायदेमंद है या नुकसान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में हम ऐसी कोई बड़ी भूल चूक कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा कि हम रिजर्वेशन से, जो लोग आरक्षण प्राप्त करे हुए हैं वो रिजर्वेशन से बाहर हो जाएं, या तो जो लोग सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें आरक्षण मिल रहा है बाकायदा, किस लिए? क्योंकि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो भी वो खो दें। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे। वीडियो का एक पार्ट भी मिस मत कीजिएगा और फॉरवर्ड ना कीजिएगा, ताकि आपको पूरा डिटेल अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 8 सितंबर 1993 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया, जिसमें ओबीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाली जाएंगी उसमें 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाएगा, और जब भी ऐसी वैकेंसीज गवर्नमेंट निकालेगी तो उसमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या क्या है करके। इसके अलावा बताया गया कि जब भी ऐसी वैकेंसीज निकाली जाएगी ये एक ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन ओबीसी के जो रिज़र्व पोस्ट हैं, जो आरक्षित जो भर्तियाँ होंगी, उसको कैसे भी एडजस्ट करके जनरल कोटा में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वो स्पेसिफिकली ओबीसी के लिए ही होंगी। अब दोस्तों इस ऑफिस ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखना। जो नंबर दिया हुआ है 36012/22/93,
ये वही ऑर्डर है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना है, किस तरह मिलना है और बाकी जानकारी इसमें साझा की गई है। ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट पे चेक कर लीजिएगा, आपको सेम टू सेम यही ओएम नंबर मिलेगा वहाँ पर। अब क्या है ये आगे मैं बताता हूँ। दोस्तों आप इस ऑर्डर को ध्यान से देखना, जो 8 जून 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया था। अब मैंने शुरू में आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम नंबर बताया था 36012/22/93 जो 1993 में निकला था। ये आपके ओबीसी में भी लिखा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें दिया गया था कि कोई भी जो व्यक्ति है उसका अगर एनुअल इनकम 1 लाख रुपया सालाना अगर होता है या तो उससे ऊपर हो जाता है तो वो एनसीएल नहीं होगा, वो नॉन क्रीमी लेयर नहीं होगा, वो सीधे सीधे सीएल में चला जाएगा। आपके ओबीसी में आगे लिखा होगा कि इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया गया है, बदलाव ला दिया गया है और नया ऑर्डर दिया गया है। वो नया ऑर्डर क्या है, नया ऑर्डर है नए ओएम नंबर के साथ में 36033/3/2004। ये आपके ओबीसी में लेटेस्ट अभी लिखा हुआ होगा। इसके हिसाब से सरकार ने 1 लाख का जो स्लॉट है उसको बदल के कह दिया कि 2,50,000 रुपये सालाना इनकम ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा हो गया तो उसको एनसीएल नहीं माना जाएगा। अब पेंच यहीं पे आके रुकती है। आपके सर्टिफिकेट में ओबीसी में क्लियर कट दिया गया है जो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर के हिसाब से 2004 के हिसाब से कि आपकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा है तो आप एनसीएल के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, एनसीएल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसके बाद इसको दोबारा रिवाइज किया। दोबारा से आप ओएम नंबर देखोगे 36033/3/2004 जो 14 अक्टूबर 2008 में सरकार ने रिवाइज़ किया, और इसकी जो सालाना इनकम की स्लॉट है वो जो क्राइटेरिया था वो कितना रख दिया, 4,50,000 रुपये सरकार ने रख दिया था। उसके बाद कुछ साल बाद फिर सरकार ने उसको रिवाइज़ किया, ठीक है, और उसके बाद रिवाइज़ करके सरकार ने क्या किया, 27 मई 2013 को दोबारा से इसको रिवाइज़ किया गया, जिसके ओएम नंबर थे 36033/1/2013, और इसमें कहा गया कि सालाना कोई व्यक्ति अगर 6 लाख रुपया कमाता है या उससे ज़्यादा कमाता है तो उसको एनसीएल नहीं माना जाएगा। और सबसे आखिर में जो 13 सितंबर 2017 में है, जो सबसे लेटेस्ट है, सरकार ने फिर से जो है इनकम क्राइटेरिया में बदलाव किया और नया ओएम नंबर निकाला कि 36033/1/2013। इसमें क्या कहा कि जो भी व्यक्ति साल में 8 लाख रुपए या तो उससे ज़्यादा कमाता है वो एनसीएल नहीं होगा, वो सीएल में चला जाएगा। सीधे सीधे ये बात बता दिया गया। आप देखोगे 2004 वाला क्राइटेरिया अभी भी चल रहा है 2017 के मुकाबले। प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि 2004 का जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है जिसको भारत सरकार ने बहुत पहले बदल दिया है उसको जल्द से जल्द हटा दे, और उसके बाद 2017 का जो इनकम क्राइटेरिया 8 लाख का है वो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में लगा दे। अब इसमें और एक बात समझ जाइएगा, प्रशासन के द्वारा की गई देरी, प्रशासन के द्वारा की गई गलतियां, प्रशासन के द्वारा की गई ये इग्नोरेंस, इसका खामियाजा, इसका जो नुकसान है सबसे ज़्यादा जिसको भरना पड़ेगा वो आप खुद हैं। जब कहीं किसी नौकरी की बात होगी, कहीं रिजर्वेशन की बात होगी जो आपको भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, वो चंद डॉक्यूमेंट की करेक्शन की वजह से, चंद गलतियों की वजह से, जो आपकी खुद की गलती नहीं है, प्रशासनिक गलती की वजह से इसका खामियाजा, इसका नुकसान, इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ आपको करनी होगी। नुकसान आप ही का होगा, या तो आप अपना आरक्षण खो दोगे, एनसीएल से सीएल में चले जाओगे, नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में चले जाओगे और अपना आरक्षण खो दोगे, या जो सपना आपने संजोया है, जो परिवार वालों ने जो सपना देखा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इस जगह पे, इस पदवी पे, इस ओहदे पे पहुंच जाएगा, आरक्षण नहीं मिलने की वजह से, कुछ कमी पेशी की वजह से, जो सरकार ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमियां रह गई थी इस कम्युनिटी में, उसके कारण आप कहीं ना कहीं अपना वो सरकारी नौकरी पाने का सपना खो दोगे, टूट जाएगा। तो मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार के प्रशासन से कहना चाहूँगा, तहे दिल से उनसे निवेदन करूँगा कि गलती करो, गलतियाँ करो, एक जैसी गलती मत करो। प्लीज़ मैं ये चीज़ तो कहना चाहूँगा, जो गलती हो गई है उसको आप जल्द से जल्द सुधार लीजिए। 2004 का जो क्राइटेरिया है उसको बाहर निकालिए और भारत सरकार ने 2017 का जो क्राइटेरिया लगाया है उसको ओबीसी सर्टिफिकेट में इशू करवा दीजिएगा।
एलडीसी की नौकरी के वक्त में भी हम लोगों ने देखा कि सरकारी तंत्र के ऊपर कितना दबाव बना, तहसील ऑफिस में लोगों के ऊपर, जो अधिकारी हैं, जो ऑफिस स्टाफ है, उसके ऊपर कितना दबाव बना कि अचानक से इतने सारे ओबीसी बनाने पड़े। तो कम से कम इसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाएं कि इतने सारे ओबीसी जिसमें 2004 के क्राइटेरिया आज भी भरे पड़े हैं, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। एक सिस्टमेटिक वे में एक पूरा रोड मैप बनाएं, उसका एक प्लान बनाएं, और उसके बाद जितने भी बच्चों के ओबीसी इशू हो गए हैं या तो हो रहे हैं, उनके ओबीसी के करेक्शन के काम शुरू करें। और भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया जो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो आखिरी वाला है 2017 का, उसको उनके ओबीसी में लगाएं, ताकि अंडमान के, केवल अंडमान के प्रशासन के जो अधीन जो नौकरियां निकल रही हैं या तो जो रिजर्वेशन निकल रहे हैं उनका नहीं, नेशन वाइज में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नौकरियां निकल रही है बच्चा उसमें एलिजिबल हो सके, उसमें भर सके। नेशन वाइज भी अगर निकल रहा है और उन्होंने देखा कि ओबीसी में बच्चे का 2004 का क्राइटेरिया चल रहा है जबकि 2017 चल रहा है, वो आपको 2004 के बेसिस में जज करके आपको एनसीएल से बाहर निकाल देगा और आप अपनी नौकरी को खो दोगे, अपने सपने को खो दोगे। तो सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से कहूंगा कि सजग रहिए, आपके आदमी को डॉक्यूमेंट आई है उसको थोड़ा चेक कीजिएगा और देखिएगा, जांच परख के चेक करके देखिएगा कि उसमें से निकलता क्या है करके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हम आपके साथ बने रहेंगे और हम आपके लिए मजबूत कंटेंट और मजबूत इंफॉर्मेशन और एकदम डीप इंफॉर्मेशन बोलूंगा मैं, जो जानकारियां सिर्फ साझा की जा रही हैं उसका पोस्टमार्टम करके उस जानकारियों के अंदर क्या डिटेल है ये हम आपके लिए लाएंगे। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।